Okay, Assalamu alaikum. Hope you're all doing well. So today our topic for discussion is adenomyosis uteri. ये टॉग आर्टिकल है, ठीक है, इसको हम डिस्कस करेंगे. Okay, what is basically adenomyosis? Adenomyosis is defined by the presence of endometrium within the myometrium. ठीक है. It is basically uterine adenomyosis is an ectopic non-neoplastic endometrial gland and stroma surrounded by hypertrophic and hyperplastic myometrium. ठीक है. इसमें क्या हो जाता है कि आपका जो एंडोमेट्रियल ग्लैंड्स हैं, एंडोमेट्रियम आपका मायोमेट्रियम तक चला जाता है, जिसकी वजह से आपके पास जो एंडोमेट्रियल शेडिंग होती है, तो इसके साथ आपको फिर एक तो हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग भी होती है, क्योंकि एज एन एक्टॉपिक टिश्यू है. जैसे एंडोमेट्रियोसिस का आपके पास एक एक्टॉपिक टिश्यू है, वो एंडोमेट्रियम का वो कहीं और जगह पे एम्बेड हो जाता है, तो वो सिवियर पेन कॉज करता है. तो इसमें एडिनोमायोसिस में क्या हो जाता है कि जो एंडोमेट्रियम है वो मायोमेट्रियम तक चला जाता है. ठीक है. तो जिसकी वजह से जो साइकिल में आपका एक तो ये होता है कि हैवी ब्लीडिंग होती है, दूसरे इसके साथ जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर इसका है वो पेन होता है. ठीक है. So, further definition, there is no consequences on the depth of endometrial penetration. Diagnosis of adenomyosis uteri. Opinion ranges from one high power field to more than 25% of the endometrial thickness. ठीक है, roughly बताया हुआ है. ठीक है. So, a cut of more than 2.5 mm for granular extension below the endometrial myometrial interface is advocated. तो एक कट ऑफ इन्होंने एज ए जर्नल दिया हुआ है कि मोर देन 2.5 mm जो आपके पास एंडोमेट्रियल मायोमेट्रियल वो एक एंडोमेट्रियम का जो है मोर देन 2.5 mm तक मायोमेट्रियम तक चला जाए, एक कट ऑफ इन्होंने दिया हुआ है. ठीक है. अच्छा, adenomyosis uteri can involve the whole muscle thickness down to the serosa and can either be focal or diffuse. ठीक है. And in diffuse adenomyosis uteri, the uterus become enlarged and globular foci may contain brown hemosiderin deposit. Focal lesions can resemble leiomyoma. ठीक है. तो इसमें आपके पास कहते हैं कि एक डिफ्यूज और एक फोकल होता है. ठीक है. तो फोकल में आपके पास एक फोकाई एक स्पेसिफिक एरियाज़ को वो इन्वॉल्व करते हैं. ठीक है. जैसे आपको लग रहा है फाइब्रॉइड जिस तरह एक सर्कुलर सा आपके पास एक डिफरेंट एरियाज़ में फोकाई होते हैं अलग अलग. ठीक है. तो इसके फॉर्म में भी हो सकते हैं और एक कहते हैं कि डिफ्यूज़ भी हो सकता है. ठीक है. तो जो डिफ्यूज़ वाला होगा तो उसमें फिर क्या होता है कि आपके पास जो यूट्रस है वो एनलार्ज एंड ग्लोबुलर होगा एज़ कम्पेयर टू जो फोकाई वाले हैं. तो जब आपके पास डिफरेंट एरियाज़ पे छोटा छोटा करके इस तरह वो बने हुए, तो वो लेस लाइकली आपके पास एनलार्ज और ग्लोबुलर होगा. ठीक है. सो हैंस द ओल्ड टर्म एडिनोमायोमा. ठीक है. ओल्ड टर्म इसको फिर एडिनोमायोमा भी कहते थे. So adenomyosis has poorly defined margins and cannot be enucleated. Endometrial glands and stroma in the adenomyosis uteri resemble the basilis endometrium and show limited changes throughout the menstrual cycle, but secretory changes include stroma decidualization and may be seen during pregnancy and women receiving exogenous progestogens. So the precise reason for endometrial hyperplasia hypertrophy around deep focal adenomyotic lesions is unknown, but it may be an attempt at controlling endometrial invagination, or it may represent smooth muscle bundle pushed aside by invading the endometrium. ठीक है. So myometrial hypertrophy is often absent in postmenopausal women, क्योंकि obviously postmenopausal में यूट्रस एट्रोफिक हो जाता है. ठीक है. तो उनमें आप रियली फिर myometrial hypertrophy देख सकते हैं. ठीक है. तो यूजुअली इनमें जो आपके पास यंग रिप्रोडक्टिव एज के वोमेन से इनमें ज़्यादा कॉमन होता है. ठीक है. अच्छा, इसके साथ एसोसिएटेड पैथोलॉजी के बारे में बताया हुआ है. ठीक है. तो एसोसिएटेड पैथोलॉजी के बड़ा अच्छा टेबल है. इसमें से आपको एमसीक्यू आता है कि एडिनोमायोसिस के साथ एसोसिएटेड पैथोलॉजी कौन सी वाली कॉमन है जो उसके साथ हो सकती है. ठीक है. तो मोस्ट कॉमन आपके पास लियोमायोमा. ठीक है. लियोमायोमास जो आपके पास फाइब्रॉइड है, इसके साथ एडिनोमायोसिस को एग्जिस्ट करती हैं. ठीक है. तो जिसके परसेंटेज है 20 to 70%. ठीक है. तो यूजुअली आपके पास इस तरह भी पेशेंट प्रेजेंट कर सकते हैं कि फाइब्रॉइड हो और साथ में हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग और पेन भी होता है, सिवियर पेन होता है. ठीक है. तो फाइब्रॉइड में लेस लाइकली हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होती है लेकिन पेन नहीं होती. पेन यूजुअली आपके पास एडिनोमायोसिस का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है. तो उसमें फिर आप फर्दर वो करते हैं कि इसके साथ कोई एडिनोमायोसिस तो नहीं है. ठीक है. तो एडिनोमायोसिस तो यूजुअली आप
स्कैन पे भी आइडेंटिफाई लेस लाइकली कर सकते हैं, ठीक है, मिल सकती हैं आपको फाइंडिंग्स, बट जो इसका डेफिनेटिव डायग्नोसिस आपके पास हिस्टोपैथोलॉजिकल है, और वो आप तभी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप हिस्टेक्टमी कर रहे हैं, आप स्पेसिमेन हिस्टोपैथोलॉजी के डिसेंट करेंगे तब आपको पता चलेगा, ठीक है। पेल्विक एंडोमेट्रियोसिस के साथ 6.3 to 24% है। सेल्फेंजाइटिस इस्थेमिक नोडोजा के साथ 1.4 19.8 है। एंडोमेट्रियल पॉलिप्स 2.3 to 14.7, हाइपरप्लीजिया के साथ 7.3 to 13 है। एंडोमेट्रियल हाइपरप्लीजिया विद एटीपिया 3.5 और एडिनो कार्सिनोमा 2.5 to 5। तो ये आपका SBA है, ठीक है। कि एंडोमेट्रियोसिस के साथ जो मोस्ट कॉमन, एडिनोमाइसिस के साथ मोस्ट कॉमन आपके पास एसोसिएशन जो है वो लियोमायोमा के साथ इसकी कॉन्कॉमिनेंट जो पैथोलॉजी होती है, ठीक है, तो लियोमायोमा के साथ होती है, ठीक है। पैथोजेनेसिस इसका क्या है कि बेसिकली इट्स रिजल्ट फ्रॉम एबनॉर्मल इन ग्रोथ एंड इन्विजिनेशन ऑफ द बेसल endometrium into the subendometrial myometrium at the subendometrial myometrial interference, ठीक है। तो बेसिकली आपकी जो पैथोलॉजी ये होती है कि जो बेसल एंडोमेट्रियम है वो चला जाता है सब एंडोमेट्रियल मायोमेट्रियम में, तो इस वजह से आपके पास ये फीचर्स आ जाते हैं, ठीक है। ओके, सो फर्दर आपके पास जो प्रिवेलेंस है, परसेंटेज ऑफ हिस्टेक्टमी स्पेसिमेन कंटेन एंडोमेट्रोसिस वेरीज फ्रॉम 5 to 70%, ठीक है। तो जो डेफिनेटिव डायग्नोसिस है वह हिस्टोपैथोलॉजिकल है, ठीक है। तो फर्दर आपके पास क्या है कि द स्पेसिफिसिटी ऑफ प्री ऑप डायग्नोसिस बेस्ड ऑन क्लिनिकल पिक्चर इज पुअर, रेंजिंग फ्रॉम 2.6 to 26%, एंड द सेंसिटिविटी एंड स्पेसिफिसिटी ऑफ MRI एंड अल्ट्रासाउंड इज हाईलाइटेड, ठीक है। तो using MRI criteria, identify uterine adenomyosis in 12 out of 100 healthy women, and another study suggested that 19 out of 204 following term deliveries, and those having preterm deliveries में आपके पास कितने थे 16, एंड द ओवरऑल इंसिडेंस आपके पास कितना 11.3%, ठीक है। तो MRI और अल्ट्रासाउंड की भी सेंसिटिविटी इतनी आपके पास अच्छी नहीं होती, ठीक है। तो डेफिनेट डायग्नोसिस आपके पास एट द एंड आपने हिस्टेक्टमी इनमें करनी है, ठीक है। क्लिनिकल कोरिलेट्स में क्या होता है कि वही आपको पता है वह कि द मेजॉरिटी आपके पास cases are reported in women aged 40 to 50 years, and there is positive association with parity, ठीक है। Adenomyosis occur relatively frequent in pregnancy, and अच्छा इसके बाद फिर आपके पास इसमें जो फर्दर है, देखिए ये अब MRI की सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी आपको बताया हुआ है, ठीक है। मुख्तलिफ इस पर स्टडीज़ हुई होंगी, ठीक है। ओके, सो इसमें क्या है कि जो स्पॉन्टेनियस मिसकैरेज हैव बीन ऑब्जर्व मोर फ्रीक्वेंटली इन वुमेन विद एडिनोमाइसिस यूट्राई, शार्प क्यूरोटाइड ड्यूरिंग टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी और फॉलोइंग अर्ली प्रेगनेंसी लॉस इंक्रीज द रिस्क ऑफ पॉसिबिलिटी बाय disrupting the endometrial myometrial interference and facilitating embedding of the endometrium within the myometrium, ठीक है। तो अगर आप जिस तरह शार्प क्यूरेटिंग करते हैं तो इनमें चांसेस होते हैं कि आप जो एंडोमेट्रियम है वो मायोमेट्रियम में एम्बेड हो जाए, ठीक है। So about 35% of the women with adenomyosis are asymptomatic, ठीक है। 35% asymptomatic होते हैं, and symptomatic women mostly present with menorrhagia, ठीक है, 40 to 50%, dysmenorrhea 10 to 30% है, and metrorrhagia 10 to 12%, and occasionally dyspareunia and dyschezia, ठीक है। तो ये आपके पास इसके क्लासिकल फीचर्स होंगे। मेनोरेजिया होगा, डिसमेनोरिया, इस पे भी इसको SB आता है, ठीक है। तो इसमें फिर आपने वो करना है कि एंडोमेट्रियोसिस है, फाइब्रॉइड है, एडिनोमाइसिस। तो एडिनोमाइसिस का कैरेक्टरिस्टिक आपके पास क्या होगा, मेनोरेजिया, डिसमेनोरिया और डिस्पेरोनिया होगा। एंडोमेट्रियोसिस में यूजुअली आपके पास जो प्रेजेंट करते हैं तो डिसमेनोरिया और डिस्पेरोनिया, वो उनमें उसमें आपके पास वो नहीं होता, मेनोरेजिया लेस लाइकली होता है, ठीक है, उनमें मेनोरेजिया नहीं होता। इनमें आपके पास जो मेनोरेजिया है वो एक फाइब्रॉइड में है और एक एडिनोमायोसिस में है, ठीक है। तो फाइब्रॉइड एडिनोमायोसिस को आपने इस तरह पर डिफ्रेंशिएट करना है, ठीक है। मेनोरेजिया क्यों होता है, बिकॉज ऑफ डिसफंक्शनल कॉन्ट्रैक्टिलिटी ऑफ द मायोमेट्रियम, क्योंकि इसमें तो एंडोमेट्रियम जाता है, तो इसकी वजह से आपके पास इसकी कॉन्ट्रैक्टिलिटी इफेक्ट होती है, जिसकी वजह से मेनोरेजिया होता है, ठीक है। मेफेनेमिक एसिड आपके पास जब आप देंगे तो इट रिड्यूस ब्लड लॉस एंड सजेस्टिंग दैट prostaglandin may be involved. Other factor में are involved एनेवोल्यूशन और endometrial hyperplasia, ठीक है।
अच्छा, इसके कुछ रिस्क फैक्टर्स है वो हम पढ़ लेते हैं कि इंक्रीज रिस्क फैक्टर, डिक्रीज एंड नो रिस्क फैक्टर। तो इंक्रीज रिस्क फैक्टर आपके पास क्या है, पैरिटी हो गया, स्पॉन्टेनियस मिसकैरेज। स्पॉन्टेनियस मिसकैरेज में अगर ये आप क्यूरेटाज वगैरह करते हैं, जो डीपली हमने पढ़ा है कि सर्जिकल टर्मिनेशन, क्यूरेटाज एंड प्रेगनेंसी, इनमें चांसेस होते हैं मेनोरेजिया, इनफर्टिलिटी, एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया एंड प्री टर्म बर्थ। ठीक है, ये इंक्रीज रिस्क करता है। ठीक है, स्मोकिंग आपके पास डिक्रीज रिस्क है। एंड नो रिस्क एज एट मेनार्की, मेनोपॉजल स्टेटस, एज एट फर्स्ट, ओ सी पीज, आई सी डीज का कोई रोल नहीं है, कोई रिस्क नहीं करता। इंडिकेशन फॉर एन एज एट सर्जरी, एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा, सिजेरियन सेक्शन एंड डी एन सी। ठीक है, तो डी एन सी नहीं होता, लेकिन जो आप सक्शन क्यूरेटाज करते हैं, ठीक है, आफ्टर प्रेगनेंसी, वो आपके पास ज़्यादा। अगर आप फॉर एग्जांपल कोई उस प्रोसीजर के लिए, आप गायनी के प्रोसीजर के लिए डीएनसी करें, दैट इज़ नॉट, मतलब इतना वो नहीं होता। लेकिन क्योंकि प्रेगनेंसी में आपके पास यूट्रस बड़ा स्मूथ हो जाता है, ठीक है, और इनमें चांसेस होते हैं कि वो एंडोमेट्रियम आप डैमेज कर ले और वो जाके आपका इम्पैक्ट हो जाए मायोमेट्रियम में। ठीक है, सो एंडोमेट्रियोसिस के पेल्विक एंडोमेट्रियोसिस को एग्जिस्ट विद एडिनोमाइसिस, ये हमने अभी पढ़ा है कि विद 2 to 24% है। ठीक है, तो इसमें मोस्ट कॉमनली आपने, अगर आपके पास आए तो आपने फाइब्रॉइड को चूज़ करना है, क्योंकि मोस्ट कॉमन एसोसिएशन फाइब्रॉइड के साथ है और उसकी परसेंटेज 70% है। ठीक है, अच्छा, इनफर्टिलिटी इनमें क्यों होता है? बिकॉज ऑफ इट्स एसोसिएशन विद मल्टीपैरिटी, स्कैन अटेंशन हैव बीन पेड इन द पास्ट टू अ पॉसिबल relationship between adenomyosis uteri and infertility. So, adenomyosis uteri is linked to lifelong infertility, and baboons advance in imaging and delay pregnancy may contribute to the condition being encouraged more frequently in fertility clinics. So, women with poorly defined demographic and high incidence of endometriosis, the author suggests that adenomyosis impair uterine sperm transport and effect, and that could not be confirmed in the absence of endometriosis. ठीक है, तो इनमें infertility बहुत ज़्यादा आपके पास एंडोमेट्रियोसिस में ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू एडिनोमायोसिस। ठीक है, इनमें मिसकैरेजेस का चांस ज़्यादा होता है, क्योंकि आपके पास एंडोमेट्रियम और मायोमेट्रियम की जो इंटरफेस है वो ख़राब हो जाती है। ठीक है, तो इनमें मिसकैरेजेस कंसीव करते हैं, लेकिन मिसकैरेजेस के चांसेस इनमें ज़्यादा होते हैं। ठीक है, एंडोमेट्रियोसिस बेसिकली क्या है कि वो एक ऐसी डिजीज़ है कि आपके पूरे जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम को अफेक्ट करती है। ठीक है, अब नहीं पता कि एंडोमेट्रियोसिस किस जगह का है। ठीक है, तो इसमें आपके ट्यूब्स इफेक्ट्स हो सकते हैं, ओवरी इफेक्ट हो सकती है, तो इनमें इनफर्टिलिटी के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो अगर ये बहुत को एग्जिस्ट करते हैं, एंडोमेट्रियोसिस, एडिनोमायोसिस, तो उनमें ऑब्वियसली रिस्क ऑफ इनफर्टिलिटी आपके पास ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, अल्ट्रासाउंड का क्राइटेरिया इनमें क्या होता है? ठीक है, इनमें क्या होता है कि यूट्राइन एनलार्जमेंट इन द एब्सेंस ऑफ लियोमायोमास, asymmetrical enlargement of the interior or posterior myometrial wall। ठीक है, asymmetrical enlargement होती है, lack of contour abnormally और mass effect। ठीक है, इसमें आपको जो यूट्रस का साइज आपको ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, एडिनोमायोसिस में heterogeneous poorly circumscribed area within the myometrium, hyperechoic islands of nodules। ठीक है, जो हमने कहा कि फोकाइज भी हो सकते हैं, तो आपके पास नोड्यूल के फॉर्म में भी हो सकते हैं। तो आपके पास डिफ्यूज़, ठीक है, आपके पास जो एंडोमेट्रियल मायोमेट्रियल जंक्शन है उसको आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। ठीक है, वो लेयर आपका बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। ठीक है, क्योंकि उस एंडोमेट्रियम सारा आपके पास मायोमेट्रियम में चला जाता है। सो इसमें क्या हो सकता है कि हाइपरइकोइक आइलैंड्स और नोड्यूल्स, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन और लीनियर स्ट्राइएशन इन डिस्टिंग एंडोमेट्रियल स्ट्राइप्स आ सकती है। ठीक है, और एनोकॉइन लेक्यूनी और सिस्ट ऑफ वेरियस साइजेस में आ सकते हैं। ठीक है, imaging diagnosis, management of adenomyosis is hindered by lack of reliable non-invasive diagnostic tests. The role of invasive stereoscopic and laparoscopic biopsy remains limited with one small serious reported। ठीक है, तो इसमें आपका स्टेरोस्कोपिक और लेप्रोस्कोपिक अगर आप बायोप्सी ले लें तो इतना, मतलब बेस्ट ऑप्शन ये है कि हम पेशेंट फैमिली अगर कंप्लीट है तो बेस्ट ऑप्शन ये है कि आप हिस्टेरेक्टमी करके, और डेफिनेटिव डायग्नोसिस ये कि आप हिस्टोपैथोलॉजी के लिए भिजवा दें। ठीक है, तो अब ये इनका शायद फर्दर फ्यूचर में आ जाए कि आप इसमें भी लोग बायोप्सी ले लें। ठीक है, लेप्रोस्कोपिक है, स्टेरोस्कोपिक के आइडेंटिफाई हो सके और उसके मुताबिक, लेकिन अल्टीमेटली ट्रीटमेंट तो वही आपका जो है, ट्रीटमेंट तो आपकी चेंज नहीं होगी। ठीक है, एडिनोमाइसिस की जो बेस्ट ट्रीटमेंट, आप सिम्टोमेटिकली पेशेंट को तो रिलीफ दे सकते हैं। ठीक है, आप मतलब ओरली जो मेफिनेमिक एसिड है, मायरीनाज है, वो आप दे सकते हैं, लेकिन जो एंड डेफिनेटिव डायग्नोसिस, जो डेफिनेटिव ट्रीटमेंट है वो हिस्टेरेक्टमी है। ठीक है, तो आप सिम्टोमेटिकली चीज़ें दे सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली हिस्टेरेक्टमी तक, क्योंकि इन्हें मेनोरेजिया बहुत होता है, मेनोरेजिया और डिस्मेनोरिया, तो पेशेंट वो कोप नहीं कर सकते इसके साथ। ठीक है, HSG
as an was an early image modality used for diagnosis of adenomyosis, but it has low sensitivity and specificity. So इसका कोई रोल नहीं है, ठीक है. Local accumulation of contrast material in the myometer may produce a honeycomb appearance. तो हम नहीं करते, ठीक है. pelvic ultrasound TVS का रोल है as superior to trans abdominal, ठीक है. तो इसमें आपके पास ये स्पेसिफिक आपके पास जो क्राइटेरिया है यूट्राइन एनलार्जमेंट और एसिमेट्रिक एनलार्जमेंट ऑफ ये सारी फाइंडिंग्स आपको मिल सकती हैं, ठीक है. अगर अच्छा अल्ट्रासोनोलॉजिस्ट है तो आप TVS में आपको काफ़ी चीज़ें इसमें मिल सकती हैं, ठीक है. देखिए अब इसकी सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी इसकी ज़्यादा है, ठीक है. 53 to 89% और 50 to 99% सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी है, ठीक है, TVS की. तो अगर आपसे पूछा जाए कि अगर आप फॉर एग्जांपल डेफिनेटिव डायग्नोसिस पूछे, SBA में आपको है कि डेफिनेटिव डायग्नोसिस वो तो हिस्टोपैथोलॉजिकल है, ठीक है. और अगर आपको से बेस्ट पूछे तो आप कहेंगे कि इस बेसिकली TVS, जिसमें आपको क्योंकि इसकी सेंसिटिविटी अच्छी है. लेकिन अगर डेफिनेटिव वर्ड आए तो ऑब्वियसली आपने फिर चूज़ करना है हिस्टोपैथोलॉजी, ठीक है. MRI in reproduct 3 different zones can be identified in the uterus by MRI, ठीक है. MRI में भी आपको काफ़ी वो मिल सकती हैं, ठीक है, फाइंडिंग्स, ठीक है. ये अब MRI आपके पास ये इसकी फाइंडिंग्स है कि फोकल और डिफ्यूज थिकनिंग ऑफ द जंक्शनल जोन. MRI में भी आपको काफ़ी इसमें चीज़ें मिल सकती हैं एडिनोमायोसिस. लेकिन हम लेस लाइक TVS पे हमें ऑलमोस्ट ये वाली चीज़ें मिल जाती हैं, ठीक है. सो फर्स्ट अगर आपके पास आए तो हम TVS ही करते हैं. लो सिग्नल इंटेंसिटी यूट्राइन मास विद इल डिफाइंड बॉर्डर्स, जंक्शनल जोन थिकनेस मोर देन 12 mm, पुअर डिफरेंशिएशन ऑफ जंक्शनल जोन बॉर्डर, ठीक है. तो जंक्शनल आपका जो जोन होता है जो एंडोमीट्रियम मायोमेट्रियम का, वो आपके पास आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते क्योंकि सारा एंडोमीट्रियम मायोमेट्रियम में आ जाता है, ठीक है. तो अगर आपके पास पेशेंट सिम्टोमेटिक है, TVS में कोई फाइंडिंग नहीं मिल सकती तो आप MRI भी कर सकते हैं, ठीक है. लेकिन फर्स्ट आप TVS करेंगे. Linear striation of increased signal radiating out from the endometrium into the myometrium, bright foci in the endometrium of similar intensity to myometrium T1 weighted, ratio of maximal junctional zone thickness to myometrium thickness more than 40%, ठीक है. So there is growing evidence to support the role of MRI in the diagnosis of adenomyosis uteri. The high cost and limited availability, however, hinder its routine use, ठीक है. क्योंकि अवेलेबिलिटी कम है और हाई कॉस्ट है तो आप हर पेशेंट को तो MRI नहीं लिख सकते, ठीक है. तो कंपेयर द एक्यूरेसी ऑफ TVS एंड MRI, द सेंसिटिविटी एंड स्पेसिफिसिटी बोथ ऑफ टेक्निक वर कंपेरेबल. MRI प्रूव टू बी सुपीरियर टू TVS इन वोमेन वेयर एसोसिएटेड लियोमायोमा और एडिशनल पैथोलॉजीज वर सस्पेक्टेड, ठीक है. तो उसमें फिर आपके पास तभी आप सुपीरियर आ सकती है कोई एडिशनल आपके पास एडिनोमायोसिस के साथ कोई और इशू है तो फिर एज सुपीरियर आप उसको MRI को ले सकते हैं, ठीक है. अदरवाइज TVS में आपको सारे वो मिल सकते हैं. अच्छा ओके, इसके बाद ट्रीटमेंट क्या है. डिफरेंट आपके पास जो ट्रीटमेंट, मेडिकल में आप नॉन हार्मोनल दे सकते हैं, मेफेनेमिक एसिड, ट्रांजामिक एसिड, ठीक है. इनमें आपके पास एटलीस्ट 50% ब्लड लॉस कम हो जाता है. दूसरा ये कि आपका पेन भी काफ़ी हद तक रिलीफ कर लेता है, ठीक है. एंड अदर आपके पास जो है OCPs आपके पास जो है, ठीक है. हार्मोनल में आप OCPs दे सकते हैं, GnRH एनालॉग्स दे सकते हैं, ठीक है. इट इज़ बेसिकली आप क्या करते हैं कि सप्रेस करते हैं साइक्लिकल चेंजेस ऑफ ओवेरियन स्टीरॉइड्स, ठीक है, इनहिबिटिंग पिट्यूटरी गोनेट्रोफिन और प्रिवेंटिंग द मिड साइकिल एस्ट्रोजन सर्ज. So the overall effect of these treatments is limited to variable and unpredictable degree of symptomatic relief, usually restricted to the duration of treatment, ठीक है. तो basically आप symptomatic relief के लिए देते हैं. Low dose OCPs withdrawal bleed every 4 to 6 months. तो आपने कंटिन्यूस देना है तो ज़्यादा इफेक्टिव होता है, ठीक है. 4 to 6 मंथ आप एवरी 4 to 6 मंथ आप फिर विड्रॉल ब्लीड करवाएं, वेदर कंटिन्यू करें, ठीक है. सो इट रिलीफ क्या करता है, मेनूरेजिया और डिसमेनूरिया दोनों को इफेक्टिव होता है OCPs और हार्मोनल ट्रीटमेंट में. GnRH can also be used in a treatment of adenomyosis uteri. They may reduce uterine volume and result in symptomatic relief, but their use is limited because of skeletal and journal side effects. तो आप GnRH अलॉन्ग मैक्सिमम आप 6 मंथ तक दें, इससे ज़्यादा आप नहीं दे सकते क्योंकि फिर इसके मेनोपॉजल सिम्टम्स होते हैं और बोन्स को भी ये थोड़ा इफेक्ट करता है. तो यूजुअली पर उसमें आप क्या करते हैं कि आपको मेनोपॉजल सिम्टम्स पेशेंट को होते हैं तो यूजुअली 6 मंथ से आप ज़्यादा ये नहीं दे सकते, ठीक है. डायनाजोल क्या है, इट्स लार्जली बीन सुपरसीडेड बिकॉज ऑफ इट्स साइड इफ़ेक्ट्स, ठीक है. क्योंकि डायनाजोल में क्या है कि आपके पास जो वर्लाइजेशन वाले साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो इसमें आ जाते हैं, तो हम ये नहीं देते, ठीक है.
Acha, the levonorgestrel IUS has also been successfully used for adenomyosis associated with menorrhagia when inserted immediately after endometrial ablation. ठीक है, तो मायरीना का बड़ा अच्छा रोल है. ठीक है, उसमें आपके पास जो पेशेंट मेनोरेजिया होता है सिम्टोमेटिक, तो इनमें काफ़ी हद तक काम कर लेता है. ठीक है, अगर पेशेंट को मेनोरेजिया है या डिसमेनोरिया है तो आप मायरीना एडवाइस कर सकते हैं. ठीक है. Mifepristone has been used for treatment of endometriosis. Long-term low-dose mifepristone cause anovulation, a reduction in painful symptoms, and improve endometriosis scores. When given up to 30 days, mifepristone have been shown to suppress markedly the development of adenomyosis uteri in mice, but it has not been used in humans. ठीक है, तो बस ये सिर्फ mifepristone उन्होंने सिर्फ एक ट्रायल दिया था लेकिन इंडिकेटेड नहीं है. ठीक है, तो अगर आपके पास आ जाए तो मेडिकल ट्रीटमेंट में क्या होगा, नॉन हार्मोनल है. ठीक है, मेफेनेमिक एसिड, ट्रांसमिन और हार्मोनल आप COCPs दे सकते हैं कंटिन्यूसली फॉर 4 to 6 मंथ, और फिर आप साइक्लिकल ब्लीच करवाएंगे. और अदर आपके पास जो बेस्ट ऑप्शन इसमें है कि आप मायरीना दे सकते हैं. ठीक है, सर्जिकल में क्या कर सकते हैं, लेप्रोस्कोपिक मायोमेट्रियल इलेक्ट्रोकोगुलेशन इंड्यूस लोकलाइज कोगुलेशन एंड नेक्रोसिस ऑफ द एडेनोमाइसिस यूट्राई. ठीक है, तो इसमें आप एब्लेशन करते हैं. ठीक है, नीडल पंक्चर आर मेड एट 1 to 2 इंटरवल टू डिलीवर अ यूनिपोलर बायपोलर coagulation current, and electrocoagulation can be used to apply with precise and can reduce the strength of remaining myometrial tissue. ठीक है, so there furthermore there is a risk of emergency hysterectomy for uncontrolled bleeding during this procedure. ठीक है, तो obviously एब्लेशन आप कर रहे हैं तो चांस हो सकता है ब्लीडिंग का. ऑल्दो नॉट रिकमेंडेड, दिस टेक्निक मे बी सूटेड फॉर वुमेन ऑफ एज मोर देन 40 years हु हैव कंप्लीटेड देयर फैमिली और हु विश टू अवॉइड हिस्टेक्टमी. ठीक है, तो आप एज अ फर्स्ट लाइन आप सर्जिकल में एंडोमेट्रियल एब्लेशन एडवाइस नहीं करेंगे अनटिल अनलेस आप पेशेंट के साथ डिस्कस करेंगे. एक तो अगर वो फर्टिलिटी चाहती है तो फर्टिलिटी में तो ऑब्वियसली आपने सर्जिकल वाले, आपके पास क्या ऑप्शन है, एंडोमेट्रियल एब्लेशन है और दूसरा ये कि हिस्टेरेक्टमी है. तो एंडोमेट्रियल एब्लेशन अगर आप करेंगे तो इन पेशेंट में फिर प्लेसेंटा एक्रीटा परक्रीटा के चांसेस होंगे. तो आप इसमें नॉन हार्मोनल ही देंगे और पेशेंट को आप एडवाइस करेंगे कि वो प्रेगनेंसी कर ले. ठीक है, अगर पेशेंट की फैमिली कंप्लीट है तो बेटर ऑप्शन है कि अगर एज मोर देन 40 है और उसके क्या है हिस्टेरेक्टमी नहीं करना चाहती तो ऑप्शन रख सकते हैं. लेकिन आपने फिर बताना है कि इसमें ब्लीडिंग ज़्यादा हो सकती है, परफोरेशन के चांसेस हैं, काउंसल करना है. ठीक है, दोनों प्रोसीजर को. Local excision of the affected endometrium can be performed in localized adenomyosis uteri. ठीक है, लेस लाइकली ये भी हम रिडक्शन ऑफ द बाय यूट्राइन. अच्छा, यूट्राइन आर्टरी एम्बलाइजेशन भी एक प्रोसीजर है टू रिड्यूस द सिम्टम एसोसिएटेड विद adenomyosis uteri, improve the quality of many women however concurrent fibroid for which uterine artery embolization is a recognized treatment option. ठीक है, अगर एज ए सिंगल इतना आप एडिनोमाइसिस यूट्राई में नहीं करते यूट्राइन आर्टरी एम्बलाइजेशन, लेकिन अगर उसके साथ फाइब्रॉइड है तो ऑब्वियसली फाइब्रॉइड में फिर अच्छा इफेक्ट है यूट्राइन आर्टरी एम्बलाइजेशन का. ठीक है, तो फिर आप पेशेंट के साथ डिस्कस करेंगे. लेकिन फिर वही बात आ जाती कि अफोर्डेबिलिटी, कि अफोर्डेबल है या नहीं. ठीक है, तो वो आपने डिस्कस करना है कि इस चीज़ को भी आपने देखना है. ठीक है, सो द चांस ऑफ subsequent successful pregnancy are unclear. Laparoscopic uterine artery ligation have been studied, ये भी लेस लाइकली. सो एंडोमायोमेट्रियल एब्लेशन और रिसेक्शन में भी एन ऑप्शन फॉर वुमेन विद सुपरफिशियल डिजीज कंप्लेनिंग ऑफ मेनोरेजिया. तो एब्लेशन आपके पास तभी आप करते हैं कि अगर सुपरफिशियल है. अगर डीप है तो आप डीप तो आप नहीं कर सकते हैं. ठीक है, क्योंकि जितना डीप गया तो आप कितना एंडोमेट्रियम निकालेंगे. ठीक है, तो उसमें भी पर चांस है कि परफोरेशन तक बात जा सकती है. तो सुपरफिशियल की अदरवाइज and can be clearly and it is clearly desired for future fertility. Pregnancy is a contraindication. ठीक है, तो अगर कोई प्रेगनेंसी चाहते हैं तो फिर आपने ऑब्वियसली एब्लेशन नहीं करना. So in addition, it should be considered that deep adenomyosis have been associated with an increased failure of endometrial ablation. So hysterectomy remain the main surgical option for women not wishing to preserve their fertility. ठीक है, फैमिली कंप्लीट है, कुछ नहीं है, तो बेटर ऑप्शन आपने बस डायरेक्ट हिस्टेरेक्टमी BSO नहीं करना. ठीक है, बायलैटरल सल्फिंगोफोरेक्टमी, ओफोरेक्टमी आपने तब करना है कि कोई रिस्क फैक्टर्स है, फैमिली में कोई ओवेरियन कैंसर की हिस्ट्री है या पेशेंट की अपनी कोई ब्रेस्ट कैंसर हिस्ट्री है, तो उसमें फिर आप सोच सकते हैं. आप हर एक पेशेंट का, क्योंकि अगर वो 40 years है तो आप अगर प्लान कर रहे हैं 40 years से हिस्टेरेक्टमी तो आपने सिर्फ हिस्टेरेक्टमी करनी है. ठीक है, फर्दर फिर आपने पेशेंट को काउंसल करना है. दूसरा है कि वो प्रेगनेंसी चाहती तो प्रेगनेंसी में यूजुअली आपने फिर नॉन हार्मोनल की तरफ ही जाना है. पेशेंट को आपने सिम्टोमेटिक रिलीफ के लिए आप ट्रांसमीन पे डालेंगे, मेफेनेमिक एसिड पे डालेंगे. ठीक है, ताकि और उसको फिर आप कंसीव करने के लिए कहेंगे. ठीक है,
और ये भी बताना है क्योंकि इसमें स्पॉन्टेनियस मिसकैरेज के चांस होते हैं, ठीक है, तो आपने पेशेंट को काउंसल करना है। आउटवे रिस्क द बेनिफिट वाली बात होती है, ठीक है। होपफुली आपको समझ आ गया। तो बस मोटी मोटी बातें हैं, ठीक है। कि आप डायग्नोस किस तरह करेंगे, बेस्ट आपका जो डायग्नोसिस है वो आप TVS पे कर सकते हैं, डेफिनेटिव तो ऑब्वियसली हिस्टोपैथोलॉजिकल हो गया। और जिसकी फैमिली कंप्लीट है, अल्टरनेटिव जो बेस्ट सर्जिकल ऑप्शन आपके पास जो बेस्ट है वो है आपके पास इसमें हिस्ट्रेक्टमी है, ठीक है। अगर आपके पेशेंट, अगर आपके पास SB इस तरह है कि अगर फैमिली कंप्लीट है और कोई अदर वो नहीं है, पेशेंट का ये कंसर्न नहीं है कि वो यूट्रस हटाना चाहती है, ठीक है, तो फिर बेटर ऑप्शन उसके लिए हिस्ट्रेक्टमी है, ठीक है। चलिए, ओके, ठीक है, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।